ठीक है, ये स्क्रीन पे तो इसमें कुछ जैसे कुछ बस आप आइए सर। ठीक, आगे आ जाइए, कुछ लोग आगे आ जाइए। पंखा अभी लाइट आ जाएगी तो पंखा चलेगा। मोबाइल अपनी यहीं रखी है सर ना? आप ले लीजिए। नहीं भैया सर, नेट कनेक्ट है ना, इससे लाइट नहीं है ना सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक वाईफाई नहीं चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। आप लोग को कन्वीनियंट है ना? आवाज़ आ रही है पीछे तक? आगे आ सकते हैं थोड़ा माइक। अच्छा, उधर जाके बोले। आप लोग क्लास लिए हैं क्या? ये मेरा फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। लेकिन इसमें नहीं आएगा ना? स्क्रीन आएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो, नहीं लेकिन लाइट तो बैठी है। ठीक है, मैं आगे ही आगे बोल रहा हूँ, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा इसमें कुछ। हाँ, देखिए, मेरा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है। मैं यहाँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक। और मैं आपको यूपीएससी के लिए एज वेल एज यूपीपीसीएस के लिए प्रिलिमिनरी बेसिस पे पढ़ाऊँगा। प्रिलिमिनरी बेसिस मीन्स कि ये मेंस के पर्पस से भी रहेगा, लेकिन अभी जो करेंटली देखा जाए तो प्रिलिमिनरी बेसिस पे आपको बताऊँगा। कुछ फैक्ट रहेंगे, किसी किसी का थ्योरी रहेगा, और कोई चीज़ें हैं जो आपको जो अभी तक नहीं समझ में आया है, जो आपने बहुत देखा नहीं अभी तक, बस सुना है उसका नाम, उसको मैं क्लियर करूँगा। टुडे जो मेरा टॉपिक है वो कॉन्टिनेंट है, जैसा मैंने आपको इस पर मेंशन है। कॉन्टिनेंट तो कई हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, इसको मैंने फर्स्ट लिया है। और एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, उसके क्लाइमेट कैसा है, उसका ज्योग्राफिकल फीचर कैसा है, यहाँ पे कैसे वेजिटेशन पाया जाता है, कैसी सॉइल है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे कैसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ मिलते हैं, और यहाँ ह्यूमन बीइंग का कैसे लाइफस्टाइल है, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है। टाइम लिमिटेड है, लेकिन जो कोर्स है बड़ा है, ये कोशिश करेंगे आपको 1.5 घंटे में बताने की। बाकी जो रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कंटेंट है, आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसका रीजनल डिवीजन। यानी देखिए, अभी मैंने इसको इंग्लिश में स्लाइड्स बनाई है, मुझे पता है कि आप लोग हिंदी स्टूडेंट्स हैं, बट हिंदी जो इंग्लिश है ये सरल शब्दों में है, ठीक। बाकी जो है अगले नेक्स्ट जो किसी को दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट जो स्लाइड्स में इसको हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी मैं आपको जो हिंदी में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में, ठीक है। इसमें मैप्स हैं ज़्यादा, और इसके मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कंटेंट है, कंटेंट में आपको इसमें रीजनल डिवीज़न, मेजर फिजिकल डिवीज़न, रीजनल डिवीज़न और मेजर फिजिकल डिवीज़न में अंतर है, ठीक है। रीजनल में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक, रीजनल डिवीज़न में। बट जो मेजर फिजिकल डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे होता है कि मैदानी इलाका कौन सा है, ठीक है, पठारी इलाका कौन सा है, वो फिजिकल डिवीज़न के आधार पर इसको बांटा गया है एशिया में। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। लाइट आ गई, कट गई, वो भी चला गया। ब्लैक बोर्ड ही होता तो ज़्यादा सही था, ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड से ही कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। ध्यान दीजिएगा। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप को देखिए, मैं आपको एक वर्ल्ड का मैप देखिए, बहुत एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट एक आउटलाइन बना दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक।
ये वर्ल्ड का मैप है, एक आउटलाइन बना दिया हूँ ताकि आपको पता है एशिया महाद्वीप इसमें है कहाँ। सबसे पहले एशिया महाद्वीप को आपको एक्सटेंट और मतलब उसका विस्तार और स्थिति आपको जानना है। ठीक है, स्थिति और विस्तार। देखिए ये वर्ल्ड के मैप में आपको एशिया महाद्वीप कहाँ है आपको दिखना है। आप बता सकते हैं ये एशिया महाद्वीप है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है ये आपको नहीं पता। क्वेश्चंस पूछता है आपको कि कभी कभी एशिया महाद्वीप का विस्तार नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ लेगा कि एशिया महाद्वीप का वेस्टर्न पार्ट में क्या है। ठीक है, कौन कौन से वेस्टर्न पार्ट में यानी पश्चिमी भाग में एशिया महाद्वीप किससे सीमा बनाता है। ठीक है, और प्रीलिमिनरी क्वेश्चन में से पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका यूरोप का पार्ट है। ठीक है, यहाँ है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। ठीक है, कोई इंग्लिश में थोड़ी शब्द निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, ये यूराल माउंटेन है, यहाँ निकलती है यूराल नदी। यहाँ पाया जाता है काला सागर और यहाँ पाया जाता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जो है झील है। ये सागर नाम भले है झील। ये साल्ट वाटर लेक है, मतलब खारा इसमें जल पाया जाता है। यहाँ यूराल नदी, डॉन नदी और वोल्गा नदी, ये दो नदियां जो है यहाँ पे इसकी सीमा बनाती है। ठीक, वेस्टर्न सीमा है। ये रूस का पार्ट है। ठीक है, रूस यहाँ तक है, लेकिन इसका रूस की जो पश्चिमी भाग है वो यूरोप के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका जो इस वाला भाग जो पूर्वी हिस्सा ये है जो एशिया के अंतर्गत जो आता है, इसको कहते हैं साइबेरिया। साइबेरिया हिस्सा। ठीक है, ऊपर आपका आर्कटिक सी है, ये है साइबेरिया, रसिया का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के करीब 50 देश हैं जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं यूराल माउंटेन से, इसके अंदर होते हुए, और यहाँ काला सागर और ये भूमध्य सागर है, ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और यहाँ आके ये लाल सागर है, ये है अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, और ये है इंडियन ओशन, और ये है पैसिफिक ओशन। ये आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ। ठीक है, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर। ठीक है, आप देखिएगा ये वाला भाग जो पहले, क्योंकि इस पूर्वी वाला भाग जो है सीमा निर्धारित है, किसी से कोई और देशों से टच नहीं करती है, एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप जो है लगभग 30%, विश्व का 30% जो है ये हिस्सा जो है आच्छादित करता है। ठीक, कैसा 30% एरिया आच्छादित करता है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जैसे हर का क्षेत्रफल होता है लगभग 4.5 करोड़, लगभग, ऊपर नीचे प्लस माइनस 5 हो जाएगा, लेकिन लगभग 4.5 करोड़ इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको हर तरह की, यहाँ पे आपको जनजातियां दिखेंगी, हर तरह के यहाँ पे सॉइल दिखेंगे, हर तरह की यहाँ वनस्पतियां दिखेंगी। सबसे जो जानने वाली जो चीजें हैं, जो आपको परीक्षाएं में पूछता है कि यहाँ पे कौन सी नदियां हैं, कौन से पर्वत हैं, पठार कैसे हैं, पहाड़ कौन से हैं। ठीक है, और कौन कौन से माउंटेन पीक हैं, यानी जो सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत। तो हम इसको देखेंगे कि मैंने आपको ये इसका पश्चिमी भाग बताया, यूराल माउंटेन से लेके यहाँ तुर्की के मध्य, यहाँ मेडिटेरियन जिसको भूमध्य सागर कहते हैं, भूमध्य सागर लाल सागर का हिस्सा से ये भाग जो है अलग करता है, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा आपने देखा। इसके बाद हम इसका देखते हैं ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, यानी भौगोलिक इसका, इसके अंतर्गत क्या क्या इसकी विशेषताएं क्या क्या पाई जाती है। आप देखेंगे इसमें 3 हिस्सा जो है, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ, ये 3 हिस्से में इसको रीजनल डिवीजन में बांटा गया है। ठीक, जो आपको सबसे उत्तरी वाला भाग है ये लो लैंड है, यानी निम्न भूमि है, यानी इसका जो विस्तार है समुद्र से बहुत ऊंचाई पे नहीं है, इसको लो लैंड्स है। ठीक, मिड वाला जो भाग है ये हाई लैंड्स में आता है। हाई लैंड समझते हैं उच्च भूमि, लगभग 5 किलोमीटर, समुद्र से 5-5 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई। देखिए पृथ्वी के बनने के विषय में हम आप पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की जब बनावट, जब इसका जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो ही इसकी उत्पत्ति में ही सभी चीजें जो समाहित थी, कहीं उच्च भूमि बन गई, कहीं निम्न भूमि बन गई। उस पर जाएंगे तो ज़्यादा लंबा क्लास डिटेल में जाएंगे। हम बस यही बता रहे हैं कि कहाँ लो लैंड है और कहाँ हाई लैंड है। आप देखेंगे जो हाई लैंड है, ये जो बीच वाला हिस्सा है,
यहाँ बीच में एक है पामीर नाट, पामीर का गांठ। पामीर एक क्षेत्र है, गांठ, गांठ जैसे होता है ना, दो रस्सी बांधिए तो गांठ हो गया, तो रस्सी का दोनों हिस्सा जो है वो इसके नॉर्थ और साउथ में जाता है, यानी ये वाला एक हिस्सा ऐसे जाएगा, एक हिस्सा ऐसे जाएगा। इस गांठ जो वर्ड यूज किया नॉर्थ को, यहां से कई पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है। पर्वत श्रेणी, पर्वत नहीं, पर्वत श्रेणी, ठीक है। जैसे इसमें हमारा हिमालय भी है, हिमालय रेंज ऐसे आया है। हिमालय में 3 रेंज है ना, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, ठीक है, और शिवालिक रेंज, 3 हिमालय क्षेत्र है। इसके जस्ट ऊपर करा ये पर्वत श्रेणी है। गर्मी है ना, गर्मी में ठीक है। जैसे आपको सुनने में दिक्कत हो रही है तो वैसे मुझे बोलने में भी तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, बट ये है कि काम की बात है, समझ लीजिए। ये आपको त्यानसान जो चाइना की ओर चला जाता है और जाकर रशिया तक जाता है। देखिए इसमें हमें बता दें इस क्षेत्र में लगभग 50 देश हैं, 50 देश। आप सोचिए 50 में, इसमें नाम स्टार्ट करूंगा आपको, जैसे ये साइबेरिया रशिया हिस्सा है, जो मुख्य देशों का नाम बोल देता हूं ताकि आप लोग मैपिंग में देख लीजिएगा। एटलस एक खरीद लीजिए, ठीक है, स्कूल एटलस खरीद लीजिए ऑक्सफोर्ड का, और इसको मैपिंग में एक जाकर बढ़िया से देखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको बाकायदे अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। रशियन पार्ट है, इधर जापानीज है, जापान के 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, होकाइडो, क्यूशू ना, होकाइडो, होन्शु, क्यूशू, सुकोकू, 4 इसका द्वीप है, 4 द्वीपों से मिलकर बना। और इसी द्वीपों के सहारे पाया जाता है क्या, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंट और ओशन है ना, वो प्लेट पे स्थित है। प्लेट, प्लेट समझ रहे हैं ना, जैसे खाने वाला प्लेट, वही एग्जैक्टली वही प्लेट। कई प्लेट को रख दीजिए एक साथ, पृथ्वी वही प्लेटों से एक तरह से बनी, और उस प्लेट में क्या होता है, और जो इसके आसपास सागर था चारों तरफ, इसको कहते हैं पैंथालासा बोलते हैं, ठीक है। जब सागरी भाग और जब ये जो महाद्वीपी भाग है, इसको बहुत बड़ा महाद्वीप, इसको आद्य महाद्वीप कहते हैं, यानी बड़ा माउंटेन, बड़ा कॉन्टिनेंट, ये ग्रेट कॉन्टिनेंट बोलते थे इसको। जब ये 2 भागों में टूटा, तो एक उत्तरी भाग टूटा और एक दक्षिणी भाग में, यानी ऐसे टूट गया। मान लीजिए हम इसी को बना देते हैं, 2 भागों में टूट गया, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। जो उत्तरी हिस्सा था वो आज भी स्थित है, ये साइबेरिया और ऊपर वाले जो पार्ट है, ये वाले भूभाग है, और दक्षिणी हिस्सा आज भी मौजूद है, इंडिया, अफ्रीका, ये वाले। जब ये दोनों अलग हो गए तो बीच में जो है पानी भर गया, यानी एक सागर बन गया। समझ रहे हैं, इसको टेथिस सी बोलते थे, ठीक है, टेथिस सागर। और ऊपर वाले भाग को बोला जाता था, जब टूट गए दोनों, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो जो गोंडवाना लैंड है वो भारत भी उसी का पार्ट है, गोंडवाना लैंड। और आज जो हम स्थित है ये गोंडवाना लैंड के पार्ट में, यानी मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से लेके पूरे नीचे तक ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड जो है, आप सोचिए एशिया में 2 लैंड, 2 प्लेट हो गए कि नहीं, ये 2 प्लेट, ठीक। अब ये प्लेट जो है कभी अलग हुए थे, आज एक तरफ जा रहे हैं, यानी आज जो गोंडवाना लैंड है अंगारा लैंड की तरफ जा रहा है, यानी इसका जो है जो विस्तार, यानी इसके जो मूवमेंट की दिशा है वो नॉर्थवर्ड है, यानी उत्तरी दिशा की ओर। इस पे क्या होता है, जब उत्तरी दिशा की ओर जब इससे टकराएगा तो जो भारी प्लेट होगा उसका क्षेपण हो जाएगा हल्की प्लेट के नीचे। कोई भी भारी चीज है वो हल्की चीजों को उठा के ऊपर कर देगी, ठीक है। अब यही हो रहा है यहाँ पे। गोंडवाना लैंड जो है भारी प्लेट है, और ये अंगारा लैंड का ये भाग जो है यूरेशियन प्लेट है, वो हल्की प्लेट है। इसका क्षेपण हो जा रहा है इसके नीचे, जिससे उसके रगड़ से, यानी उसके जिसे कहते हैं छीलन से, कहेंगे हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय जो है उत्पत्ति हो रही है, मतलब हिमालय कंटिन्यूअस अभी भी बढ़ रहा है। उसकी ऊंचाई अगर हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट का 8,848 है मीटर, तो अब जो है ये 8,848 सन 1950 में, उसी को पढ़ते चले आ रहे हैं। 40-50 साल में उसका क्या हो गया, 5-6 मीटर और हाइट बढ़ गई। इसका मतलब सतत जो है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, यानी मूवमेंट जो नीचे एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये हिस्सा जो है
ये जो आपको मैं पामीर नॉट और ये हिमालय का क्षेत्र बता रहा हूँ, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अब दो पर्वतीय श्रेणी की जो दो पर्वतीय श्रेणी बताया वो काराकोरम और ये हिमालय रेंज, और ऊपर जो है त्यान सांग पर्वत श्रृंखला जो बताया, जो दो बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच को क्षेत्र को इंटर माउंटेन बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार जो होता है उसकी हाइट अधिक होती है। जब पर्वत बन रहे होते हैं, बनने की अवस्था में होते हैं, तो वो भाग जो है बिना प्रभावित हुए वैसे ही रहता है और उसकी हाइट बढ़ जाती है और वो पठारी क्षेत्र बन जाता है। यही जो क्षेत्र बीच में आपको दिखता है इसको कहते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार समझ में आया? जी सर। समझ में? हाइट बढ़ेगी तो कोई भी चीज हाइट बढ़ेगी तो वहां पे ग्लेशियर्स आएंगे। ग्लेशियर कैसे आएंगे? ग्लेशियर की एक लाइन होती है, ग्लेशियर मतलब होता है हिमनद, और हिमनद जब कोई पर्वतीय पठार जो पर्वत उठेगा यानी उसकी हाइट बढ़ेगी तो एक स्नो लाइन होता है। स्नो लाइन, लाइन जैसे होता है ना कि कोई चीज होता है किसी की हाइट मापी जाती है, ठीक है, कोई ऐसा होता है कि यहाँ से बादल बनेंगे इस लाइन से, जैसे समताप मंडल होता है ना, क्षोभ मंडल होता है, एक लाइन होता है, इस लाइन बताते हैं कि 15 किलोमीटर की हाइट पे ऊपर जाएंगे आप तो आप समताप मंडल में प्रवेश कर जाएंगे क्षोभ मंडल से। तो उसी प्रकार स्नो लाइन जो है इसकी जो हाइट होती है वो 5 किलोमीटर यहाँ होती है, यानी अगर ये इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है तो स्नो लाइन यहाँ पे होगी 5 किलोमीटर हाइट की, और उसके बाद घटते घटते यहाँ ध्रुवों पे पहुंच जाएगी, एकदम ध्रुवों पे जमीन के समानांतर हो जाएगी। सोचिए विषुवत रेखा के पास स्नो लाइन जो है 5 किलोमीटर हाइट पे है। इसका मतलब है कि इस 5 किलोमीटर हाइट पे हम कुछ भी जाए, कोई चीज भी रखेंगे वो जम जाएगी। स्नो लाइन का मतलब ये होता है। तो पर्वत जब 5 किलोमीटर की हाइट यानी हो जाएगा, 5000 मीटर की हाइट हो जाएगा, तो उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर यानी जो उसकी चोटी होगी वो जमी हुई अवस्था में होगी, ठीक है, और वही जो जमी अवस्था यानी पानी गिरेगा या बारिश होगी तो वहां पे क्या होगा, किस अवस्था में होगा, बर्फ के बनेगा, और वही ग्लेशियर बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आप ध्यान दीजिए कि इस वाले क्षेत्र में पामीर का पठार के जितने भी यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी जितनी भी श्रेणियां हैं सबकी हाइट जो 5 किलोमीटर से ऊपर है। तो सोच रही कि कितने बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं ना, आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जा सकते हैं। कोई एक आध ग्लेशियर का नाम जानता है जो हिमालय ग्लेशियर में पाया जाता है? कोई बता सकता है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। देखिए जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी हैं उनका ग्लेशियर का नाम भी वही है। जेम ग्लेशियर है ना, मतलब कई ग्लेशियरों के नाम है, गंगोत्री है ना, हेमोत्री, सब ग्लेशियर के नाम है। बात समझ रहे हैं? अब आप देख सकते हैं कि ये जो पामीर कर्नाटक का ये हिस्सा आपने देख लिया, इस हिस्से के बारे में मैंने आपको बताया, और ये हिस्सा जो आगे बढ़ते हुए जो ये त्यान सांग और अल्टाई पर्वत है, यहाँ आके अल्टाई पर्वत श्रेणी आ जाएगा आगे बढ़ते हुए। यहाँ एक गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, शीत और गर्म मरुस्थल जो होता है उष्ण मरुस्थल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मरुस्थल जो पाया जाता है थार का मरुस्थल वो क्या है, हॉट डिजर्ट है। यहाँ जो गोबी मरुस्थल है वो कोल्ड डिजर्ट यानी शीत मरुस्थल। दोनों की वहां पे दोनों की जगह पे ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। दोनों जगह जो हवाएं शुष्क रहेंगी, तापमान में अंतर दोनों में आ जाएगा। एक जो है वर्ष भर जो है वहां पे टेम्परेचर आपका 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। भारत में शीत मरुस्थल पाया जाता है, लद्दाख श्रेणी जो है शीत मरुस्थल में आता है। समझ में आ रहा है? लद्दाख क्षेत्र। अब आप देख रहे हैं, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके यहाँ की पर्वत श्रेणी आपने देख ली इस तरफ की, हम पर्वत श्रेणी की इस तरफ चलते हैं, वेस्टर्न घाट। पाकिस्तान में ये हिंदुकुश पर्वत जाता है, देखेंगे हिंदुकुश पर्वत, यहीं से खैबर पास वगैरह, हिंदुकुश से खैबर पास बना था। खैबर पास यानी पहले जितने भी आक्रमणकारी आते थे यही पास मतलब होता है दर्रा, इंग्लिश में उसको पास बोलते हैं। दर्रा मतलब होता है पहाड़ी के मतलब पहाड़ियों के बीच में आने जाने का रास्ता, इसको पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में या पास बोलते हैं, हिंदी में दर्रा बोलते हैं। भारत में बहुत कई दर्रे हैं,
यहाँ से जाने के लिए आप क्या कहते हैं, चीन जाने के लिए आपको नदियाँ ये दर्रे ज़्यादा बनाती हैं। नदियाँ क्या करती हैं, पहाड़ को काट के आने जाने का मतलब नदियाँ फ्लो करते हैं, पहाड़ काट के आगे बढ़ती हैं। तो इंसानों को यानी मनुष्य को वो दर्रे से आने जाने के लिए सुविधा रहती है, यानी नदियों के किनारे किनारे ही रोड बनाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आपको एक रास्ता बना हुआ मिल गया ना। अभी आपको पूरा पहाड़ काटना पड़ेगा तो बहुत बड़ी यानी आर्थिक और धन दोनों, आपका समय और धन दोनों नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? तो पाकिस्तान का जो हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, और नीचे जो है सुलेमान और किरथर, यहाँ सुलेमान और इसके नीचे किरथर। सोचिए सुलेमान और किरथर रेंज है, पाकिस्तान के नीचे हिस्सा एकदम बंद कर देती है। इसका मतलब है कि अरब जो मानसून जो आता है ना, भारत में प्रवेश करता है बारिश के लिए, पाकिस्तान में कैसे प्रवेश करेगा? उसके सीधे है ना। अरावली पर्वत कैसे है? अरावली पर्वत जो मानसून के रास्ते में पड़ता तो है, लेकिन खड़ा होकर नहीं, टेढ़ा हो। अगर हम सीधे खड़े होंगे तो हमको कोई चीज धक्का मारेगा, हम गिर जाएंगे। अगर हम उसको ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कोई चीज धक्का नहीं मारेगा और फ्लो करके निकल जाएगा, क्योंकि हम तिरछा खड़े हो गए। तो एकदम इसी तरह यहाँ पे अरावली का हाल है। अरावली क्यों हमारा यहाँ डिजर्ट पाया जाता है, उसका एक कारण यही है थार कमरस्थल, कि अरावली मानसून के रास्ते में पैरेलल स्थित है, समानांतर। नहीं समझे? अगर आप पानी बहाइए, ठीक है, आपको इकट्ठा करना है, आज नाली से पानी बहा है, तो नाली कैसे बनाएंगे? पानी के पैरेलल में बनाएंगे ना, तभी तो बीच में पानी जाएगा। कि आप नाली को ऐसे से करेंगे, ऐसे से, तो कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं समझे? समझ रहे हैं। तो आप सोचिए, इसीलिए अरावली पर्वत जो है कि स्ट्रेट उसके पैरेलल होने की वजह से अरावली पर्वत के आसपास जो है बारिश नहीं होती है, और मानसून हवाएं जो हैं आर्द्रता से भरी हुई, वो सीधे चली जाती हैं, सीधे यहाँ पे हिमालय क्षेत्र पहुँच जाती हैं, और इस क्षेत्र में आके वर्षा करती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आसपास आके। ठीक है, वही हाल पाकिस्तान के जो किरथर और सुलेमान रेंज जो यही करता है, पैरेलल। सोचिए, ये पाकिस्तान का हिस्सा जो है, पाकिस्तान में नदी ना हो तो पाकिस्तान वाले खाने को मिल जाए। वहाँ वो पूरा शुष्क इलाका है, उत्तरी इलाका छोड़ दो, उत्तरी जो पहाड़ी इलाका है वो कश्मीर की तरह है, वो अच्छा इलाका है, ठीक है, लेकिन उत्तर से पूरा इधर नीचे की ओर, शेष पूरा नीचे की ओर। आप तो देखिए कर रहे हैं, तो इसको कैमरे को इस साइड कर लीजिए फिर। मैं कैमरा चल रहा है, मुझे तो लगा हाँ बिल्कुल चल रहा है सर, कैमरा बंद था, मुझे लगा सब बंद वो हमें है। लगता है इन्वर्टर उसका भी हो गया होगा सर। आप ये चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, चल- ठीक है। आपसे बताएं सर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो है सिंचाई किससे होती है? नहरों से होती है। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वहाँ पे, सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, सतलज भी आती है, ठीक, काबुल नदी आती है यहाँ तक। तो यहाँ नदियों से ही कई नहर बनाई गई, यानी इसको नहरों का देश भी कहा जाता है पाकिस्तान। समझ रहे हैं? और अब हम आते हैं इधर इस तरफ, ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक समझते हैं? स्थल अवरुद्ध। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है या है, एग्जाम में पूछता है। तो आपको ये चीज़ जो जानना है कि एशिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक, जैसे यहाँ अफगानिस्तान का आपका भी मैंने जिक्र किया। स्थल अवरुद्ध यानी कोई भी हिस्सा जो है सागर से टच नहीं करता, यानी वहाँ पे पत्तन नहीं है, ठीक है। अब आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान भी एक प्रकार का मरुभूमि टाइप का है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हरियाली नहीं है, लेकिन वो कुछ चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे अफीम की खेती के लिए फेमस है, ठीक है, वहाँ पे फल के लिए, सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस है, ठीक। और यहाँ हिंदू कुश का रेंज जो है अफगानिस्तान से होके जाता है। अफगानिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ शहर ऐसे हैं जो बहुत ही अफगानिस्तान को रिच किया है, उसकी इकोनॉमी संभाली हुई। जैसे मज़ार शरीफ है, मज़ार शरीफ में आपको वहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज मिल जाएंगी, नेचुरल गैस के वहाँ प्लांट मिल जाएंगे। इसकी बैटरी भी जाने वाली है, लैपटॉप की। मैम आप उसको
जाने ही दीजिए। हाँ सर, आप जो ऑफलाइन प्रेजेंट हैं आप उनको पढ़ाइए सर। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन जो है उनको हम ना इसका बल्कि रिकॉर्डिंग में डाल दिए होते इसको ना। आपका तो ये था, 1 मिनट, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल देती हूँ इसको वहाँ से, लेकिन लैपटॉप ही बंद हो जाएगा ना। मैम जो अपलोड करना है उसको अपलोड कर दीजिए पीपीटी को। पीपीटी अपलोड हाँ अपलोड कर दीजिए, मैं ऑफलाइन इसको बता दे रहा हूँ, लैपटॉप भी आपका सेव रहेगा।